हेलो एंड वेलकम टू द इजी क्लासेस। ये वीडियो बेसिकली जो मैं बना रहा हूँ जो किससे इंस्पायर होके, ये हमारे एक दोस्त हैं जो कि यूके में रहते हैं। उन्होंने एक नज़्म कह लीजिए, वो उर्दू के शायर हैं, आप कविता कह लीजिए, क्योंकि जो लैंग्वेज है अगर वो सीधी सादी लैंग्वेज हो तो ना उर्दू है ना हिंदी है, वो हिंदुस्तानी है। और ये नज़्म का टाइटल जो है वो है जनाब ये किसान है। तो मैं आपको वो पहले पढ़ के सुनाऊंगा और उसके बाद जो आज का लेक्चर होगा वो होगा जो फार्म सेक्टर रिफॉर्म्स हैं जो कंट्रोवर्सी में है हिंदुस्तान में। तो उस फार्म सेक्टर रिफॉर्म्स में कंट्रोवर्सीज क्या हैं और उनके पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, ये प्योरली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एकेडमिक्स। और ये जो नज्म है या कविता है ये मैं सिर्फ इसलिए सुना रहा हूं कि ये मुझे इस लेक्चर को बनाने का इंस्पिरेशन यहां से मिला, क्योंकि मैं बहुत दिन से इनएक्टिव था अपने कुछ दूसरी वजहों कारणों से। तो मुझे इंस्पिरेशन इससे मिला, मैंने कहा चलिए आज ये बनाते हैं और अपने सब्सक्राइबर्स को उनकी ये कविता भी सुनाते हैं। तो मैं सबसे पहले एक कविता सुनाता हूं आपको। कविता का शीर्षक है या उन्वान है जनाब ये किसान है। न तोहमतें लगाइए न इन पे जुल्म ढाइए, यहाँ जो गुलसितान हैं ये उनके बागबान हैं, जनाब ये किसान है। ये आपको हुआ है क्या, ये आपने किया है क्या, ज़रा तो गौर कीजिए, कदम को थाम लीजिए, जो आज बदगुमान हैं जनाब ये किसान है। न जाल ही बिछाइए न रंजिशें बढ़ाइए, जो हो भी आपकी तलब न बढ़ सकेंगे लोग अब, न जाट न पठान है जनाब ये किसान है। बढ़े जो गम तो कौम चुप, हुआ सितम तो कौम चुप, जो दिल में था दबा हुआ उन्होंने दर्द कह दिया, ये कौम की जुबान है जनाब ये किसान है। ये शाह के जवाल का है वक्त कुछ कमाल का, तो अब ये काम कीजिए इन्हें सलाम कीजिए कि ये वतन की शान है जनाब ये किसान है। फार्म सेक्टर रिफॉर्म्स जो कि वो 3 कानून जो कि संसद ने पास किए हिंदुस्तान की, और जिसको पहले ऑर्डिनेंस की शक्ल में लाया गया, उसको सितंबर में संसद ने पास किए और उसके बाद से कंट्रोवर्सी उठी। लेकिन जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी है वो ये है कि अब पूरी एक बाइनरी में होकर देखा जा रहा है। बाइनरी मतलब या तो ये या तो किसान सही या गवर्नमेंट सही, जबकि फैक्ट यह है कि असल चीज कहीं दोनों के बीच की होगी। तो मेरा आज की टॉक जो है मेरी वो इसी पर है कि इश्यूज क्या हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर रिफॉर्म्स की जरूरत है भी या नहीं, और यकीनन है तो उसको किस डायरेक्शन में होना चाहिए था, क्या वो उन चीजों को एड्रेस करती है जो कि क्राइसिस की वजह है, और जो फार्मर्स हैं उनके एप्रीहेंशंस क्या हैं, और इकोनॉमिक एनालिसिस क्या कहता है, जहां पर हम इसको थ्योरेटिकली एनालाइज करके देखेंगे, जिससे हो सकता है कि कोई पॉसिबल सॉल्यूशन भी नजर आए। शर्त यही है कि लोग ऑब्जेक्टिवली इस चीज को देखें। ऑब्जेक्टिव कौन लोग देखें? किसान भी और सरकार भी। ठीक है, मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले एक चीज होती है परेटो ऑप्टिमैलिटी। आपने सुना होगा परेटो ऑप्टिमैलिटी। परेटो ऑप्टिमैलिटी इस चीज को कहते हैं कि जहां कोई इस तरह का एलोकेशन कोई भी है, जैसे इस केस में मान लीजिए फार्मर्स की इनकम है, ठीक है। अब कोई भी एलोकेशन आप ऐसा करें जिसमें एक सेक्शन को फायदा पहुंचाया जा सकता है बगैर दूसरे को नुकसान पहुंचाए बगैर, दैट इज अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब अभी का एलोकेशन जो है वो ऑप्टिमम नहीं था, यानी आप रीएलोकेट कीजिए और इसको ऑप्टिमम पे लाइए। यहां पर ऑप्टिमैलिटी डिमांड ये करती है कि एक को फायदा न पहुंचाया जा सके बगैर दूसरे को नुकसान पहुंचाए हुए। ठीक है, अब यहां पर क्या है, एलोकेशन का है जो भी इनकम जनरेट हो रही है फार्म सेक्टर में, ठीक है, उसका। अब फार्म लॉज फायदा पहुंचाएंगे
तो किस सेक्टर को पहुंचाएंगे, किन लोगों को पहुंचाएंगे, किस रीजन को पहुंचाएंगे, और नुकसान होगा तो किन का होगा, क्या ये नुकसान उसके बराबर होगा, क्या ये डिजायरेबल होगा, ये चीजें सोचने की हैं, कंसिडर करने की हैं। अच्छा, तो ये चीज मैं इसके ऊपर परेटो ऑप्टिमैलिटी के ऊपर मैं बहुत ज्यादा नहीं कर रहा, क्योंकि इजी क्लासेस का एक लेक्चर होगा परेटो ऑप्टिमैलिटी के ऊपर, आप चाहें तो देख लीजिएगा। मैंने ये इसको यहां से शुरू किया ताकि आप इस चीज को समझ लें, क्योंकि जब भी आप कोई रिफॉर्म अटेम्प्ट करते हैं तो उससे एक सेक्शन को फायदा होगा, एक सेक्शन को नुकसान होगा। तो आपको ये वे करना है कि फायदा ज्यादा है या नुकसान ज्यादा है, या बराबर बराबर की चीज है, या इसकी वजह से पूरा जिसको कहते हैं साइज ऑफ केक ही बढ़ जाएगा, तो सब फायदा ही फायदा है, विन विन सिचुएशन। तो फिर तो मतलब आप परेटो सुपीरियर पोजीशन पे पहुंचेंगे। इसलिए जरूरी है भाई, एनवायरमेंट से मुताल्लिक रिफॉर्म्स क्यों नहीं हो पाती हैं? ऐसा थोड़ी है कि वो रिफॉर्म्स पॉसिबल नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि पूरे आपको एक तरह से रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। कुछ को नुकसान होगा, कुछ को फायदा होगा। अच्छा, जिनको नुकसान होगा उनकी भी लॉबीज हैं, मतलब खासतौर से हमारे यहाँ उतना वो नहीं है, लेकिन यूएस और दूसरे जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं वहां है ये प्रॉब्लम, इसीलिए ये हो नहीं पाते। चलिए, अब आपकी समझ में आ गया कि जब भी हम रिफॉर्म्स अटेम्प्ट करेंगे तो वो जो करंट स्टेटस को है वो डिस्टर्ब होगा। अब वो डिस्टर्ब जो है फॉर बेटरमेंट होगा या उससे कंडीशंस जो है डिटेरियोरेट होंगी, इसका मेजर क्या होगा, ये तो प्रॉब्लम है ना। अब आप आइए कि फार्म सेक्टर को रिफॉर्म करने की जरूरत क्यों पड़ी। किसी भी इकोनॉमी में, भी इंडिया को छोड़ दीजिए, किसी भी इकोनॉमी में एग्रीकल्चर सेक्टर का बड़ा रोल होता है, और खास तौर से उन इकोनॉमीज में जहां पर एग्रीकल्चर सेक्टर में एक बड़ी संख्या जो है, बड़ी तादाद जो है लोग आबादी की, वो वहां से अपनी जीविका, अपनी लाइवलीहुड ड्राइव करती है। ठीक है, तो और हिंदुस्तान तो खासतौर से 60% के आसपास आबादी अभी भी जो उनका सोर्स ऑफ इनकम है वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर है, तो बड़ी आबादी हुई। जबकि नेशनल इनकम में ये शेयर जो है वो 20% से भी कम है। मैं देखिए, एक चीज और है, मैं इस लेक्चर में आपको कोई डेटा नहीं दे रहा हूं जिसमें कहूं कि भाई इस ईयर में ये पोजीशन थी और इस ईयर में ये पोजीशन थी, इतने पॉइंट, इतने, वो नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मेरा पर्पस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं देना है, बल्कि आपको एक एनालिटिकल पीस देना है। ओके, तो अब ये देखिए कि 20% से कम उसका कंट्रीब्यूशन है नेशनल इनकम में, और 20 और 60% के आसपास उससे कुछ कम जो है वो लोग जो हैं, आबादी का इतना बड़ा हिस्सा जो है वो एग्रीकल्चर से अपनी लाइवलीहुड ड्राइव कर रहा है। तो ये अपने आप में एक चीज, कोई बहुत अच्छी प्रोपोजिशन तो है नहीं। यानी डेवलप कर जाए, तो यूएस की बात करें तो यूएस में दोनों ही चीजें कम है, नेशनल इनकम में उसका शेयर भी कम है और उतने लोग भी, उनकी डिपेंडेंस नहीं है उसके ऊपर, लेकिन फिर भी क्राइसिस है वहां पर। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्राइसिस, और एग्रीकल्चर सेक्टर को दूसरे एंगल से देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि वन साइज फिट्स ऑल, अगर आप कहते हैं कि हम हर चीज को मार्केट से लिंक कर देंगे, हर चीज जो है इट शुड बी डिटरमिन्ड बाय द मार्केट, तो ऑन पेपर तो बहुत अच्छी चीज लगती है कि भाई मार्केट तय करेगी, किसी का वो नहीं, डिमांड सप्लाई से तय हो जाएंगी चीजें। लेकिन इन ऑर्डर फॉर मार्केट टू फंक्शन एफिशिएंटली देयर आर सर्टेन रिक्वायरमेंट्स, वो भी अगर शर्तें पूरी होती हैं तभी मार्केट करेगी। और मार्केट डिटरमिन्ड जो है चीजें वो हैं, वो जरूरी नहीं है कि सोशली डिजायरेबल हों। भाई अगर वो होता तो पूरी वेलफेयर इकोनॉमिक्स की हमें जरूरत ही क्यों पड़ती। भाई जो चीजें मार्केट तय कर देगी वैसे हो जाएगा। जैसे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जिसके पास जितनी ओनरशिप है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, उतनी उसकी इनकम होगी। लेकिन वो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सोशली डिजायरेबल है कि नहीं, या पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या है उस सोसाइटी की या उस इकोनॉमी की या जो गवर्निंग पार्टी है उसकी, तो उस चीज से तय होगी ना कि उसी लिए उसको आप अटेम्प्ट करते हो बहुत सारे फिस्कल मेजर से, कि टैक्स को लगाया, बढ़ाया, डायरेक्ट टैक्स को बढ़ाएंगे, इनडायरेक्ट टैक्स को बढ़ाएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं उसे पब्लिक फाइनेंस में नहीं जा रहा, लेकिन जस्ट एज ए पासिंग रेफरेंस मैंने आपको मेंशन कर दिया। अच्छा, अब आइए कि इतना बड़ा सेक्टर एग्रीकल्चर, इसमें इनकम जनरेशन पर हाउस होल्ड कितनी हो रही है, जो बहुत बड़ी फिगर नहीं है। कहा जाता है कि एट एन एवरेज जो इवन जो बड़े किसान भी हैं वो भी 12 लाख 13 लाख पर एनम यानी सालाना से ज्यादा उनकी आमदनी नहीं है। यानी ये वो हैं जो खुशहाल किसान
कहलाते हैं, और उस एरिया में जहां पर एमएसपी दी जाती है। आप पंजाब को मान लीजिए, हरियाणा को मान लीजिए, वेस्टर्न यूपी को मान लीजिए, यही वो जगहें हैं जो फोकस में है। मैं इसके ऊपर अपना कोई जजमेंट नहीं दे रहा कि ये मूवमेंट जो है वो पंजाब फोकस्ड है या ऑल इंडिया है इसका करेक्टर, क्योंकि वो सब पे पॉलिटिकल बातें हो जाएंगी। मैं पॉलिटिक्स में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता इसके, क्योंकि ये प्योरली एकेडमिक है, इकोनॉमिक एनालिसिस हो रहा है सिचुएशन का। तो वो रीजन जो सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर के हिसाब से खुशहाल रीजन था, प्रॉस्पेरस था, वहां पर एक हाउस होल्ड की इनकम एग्रीकल्चर से कितनी हो रही है? 12 लाख रुपए साल, एट एन एवरेज, प्लस माइनस आप कर लीजिए उसमें थोड़ा बहुत। तो ये क्या हुआ? ये कोई बहुत बड़ी इनकम हो गई ओवर द ईयर्स। ये वो हैं जो खुशहाल लोग हैं। आप दूसरे सेक्टर को लीजिए, सर्विस सेक्टर को ले लीजिए, तो सर्विस सेक्टर में जो टॉप रंग है वो कितनी उसकी इनकम होगी? मच, मतलब मेनी टाइम्स मोर, मेनी टाइम्स। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, मेनी टाइम्स मोर। जो छोटे सी एक दुकान रख के बैठा हुआ है, उसकी आमदनी भी बहुत है। लेकिन कहा जाता है कि भाई साहब किसान तो पंजाब का बहुत खुशहाल है। यस, वो दूसरे रीजन के मुकाबले में खुशहाल हैं, और खुशहाल होने की वजह यह है कि वो अब तक जो गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे रही थी वो फायदा उनको मिल रहा था। पंजाब के किसानों को मिल रहा था, हरियाणा के किसानों को मिल रहा था, वेस्टर्न यूपी के किसानों को मिल रहा था, और कुछ यूपी में दूसरी जगह भी मिल रहा था। लेकिन ये यूनिफॉर्म फिनोमेना नहीं, ऑल इंडिया फिनोमेना नहीं है कि एमएसपी सबको मिल जाती। अब यहीं से इस एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले यह है कि यहां से हम देखते हैं कि जब ये रिफॉर्म्स आई तो रिफॉर्म्स के फेवर में क्या आर्ग्यूमेंट थे। ठीक है, रिफॉर्म्स क्या थी? जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटीज हैं, उनके अलावा भी मार्केट क्रिएट की जाएगी जो कि प्योरली प्राइवेट मार्केट होगी। वो मार्केट्स डेवलप होंगी। तो आर्गुमेंट यह है कि किसानों को ज्यादा ऑप्शंस मिलेंगे अपनी फसलों को बेचने के लिए। वहां पर एमएसपी गारंटीड नहीं है, बल्कि जो भी मार्केट डिटरमिन्ड रेट होगा। आर्गुमेंट यह है और अजम्पशन यह है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में तो मॉडलिंग करते हैं अजम्पशन के ऊपर। अजम्पशन यह है कि जब ज्यादा आउटलेट्स होंगे और एग्रीकल्चर ट्रेड पे से वो रिस्ट्रिक्शंस हट जाएंगी जो अभी हैं, जैसे स्टॉक की रिस्ट्रिक्शंस वो आपने हटा दी, तो खरीदने वाले बढ़ेंगे, कंपटीशन ज्यादा होगा, ज्यादा डिमांड होगी, किसानों को फायदा ज्यादा मिलेगा। और जो फालतू का उनको पैसा देना पड़ता है मंडियों में, आप अपनी मर्जी से कहीं नहीं बेच सकते, और बेचेंगे तो मंडी का टैक्स देने के बाद ही बेचेंगे। यानी हमारे एरिया की जो मंडी है, अगर हम उसके अलावा भी कहीं बेचना चाहेंगे तो मंडी का टैक्स मुझे फिर भी देना है, उसमें जाके वहां से पर्ची कटवाएंगे और फिर बेचेंगे। तो इससे किसानों को हमने फ्री कर दिया। ऑन पेपर इट्स अ साउंड आर्ग्यूमेंट, मैं इसको बिल्कुल डिस्प्यूट नहीं कर रहा कि आर्ग्यूमेंट साउंड है कि नहीं। ठीक है, तो एक वो क्या था कि इसका जो इंटेंशन है बिल का, जो बिल के फेवर में मैं बता रहा हूं अभी, कि ये टू ब्रिंग फार्मर्स टू द फोल्ड ऑफ मार्केट, यानी मार्केट फोल्ड में इनको लाना। ठीक है, और अजम्पशन ऑब्वियसली ये है कि वहां पर चूंकि डिमांड बढ़ेगी, चूंकि आपने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हटा दी हैं, तो यानी ऑन पेपर इट साउंड्स लॉजिकल एंड स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, मैं कहता हूं। लेकिन मुझे लेकिन पे याद आ गया, भाई मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला, हमारे वाइस चांसलर एक बार कह रहे थे, क्योंकि मैं किसी इलेक्टेड पोजीशन में भी था तो उनसे बात हो रही थी, तो वो रजिस्ट्रार की शिकायत कर रहे थे, क्योंकि केस तो वहीं से बन के आता है, कोई भी फाइल मूव करती है। तो कहते थे रजिस्ट्रार बहुत बदमाश है, पूरा बनाएगा और उसके बाद कहेगा हाउएवर, और हाउएवर कह के फिर घुमाएगा बात को। तो बहरहाल मैंने तो ऐसी लाइट ह्यूमर के लिए सुना दिया आपको, लेकिन ये साउंड आर्ग्यूमेंट है, लेकिन मेरे अपने कुछ उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन है जो मैं बताऊंगा आपको। दूसरी चीज ये है कि एमएसपी, और इसके कहने पर एमएसपी विल नॉट बी रिक्वायर्ड, नॉट बी रिक्वायर्ड, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि एमएसपी क्या है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उससे ऊपर ही किसान को मिल जाएगा, तो अपने आप रिडंडेंट हो जाएगी। दूसरी जो है वो ये है कि एमएसपी क्रिएट्स परवर्स इंसेंटिव्स। परवर्स इंसेंटिव्स का मतलब क्या है?
गलत इंसेंटिव, यानी कोई भी पॉलिसी मेजर होता है या कोई चाहे फिस्कल पॉलिसी का हो या मॉनेटरी का, उसे इंसेंटिवाइज करते हैं कि आप, ताकि लोग ऐसे करें। इससे दूसरी चीज, जिस चीज के लिए वो इंसेंटिवाइज होते हैं वो खतरनाक है। वो क्या चीज होती है कि चूंकि एमएसपी मिल रहा है, अश्योर्ड है उनको, पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में रख के देखिए तो वो कहते हैं कि किसान जो हैं वही फसलें प्रोड्यूस कर रही हैं जिसमें उन्हें लग रहा है कि एमएसपी अश्योर्ड एमएसपी है और उनका बिक जाएगा, और वो जो है वो वीट ग्रो कर रहे हैं, राइस ग्रो कर रहे हैं। राइस जो है वो बहुत ही वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, बहुत ज्यादा वाटर यूज कर रही है। दिस टुगेदर विद द फैक्ट कि पंजाब गवर्नमेंट जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्री दे रही है, तो जब आप फ्री इलेक्ट्रिसिटी है, आप जितना चाहो पंप आउट कर लो, वाटर टेबल मुस्तकिल नीचे जा रहा है, तो आप वो कर रहे हो, तो आप तो एक तरह से इनकरेज कर रहे हो कि फार्मर्स जो हैं वो ज्यादा ज्यादा पानी यूज करें, क्योंकि फार्मर्स को अगर छोड़ दिया तो वो फसल उगाएंगे जिसमें उनको रिटर्न ज्यादा मिलेगा। बहुत नेचुरल है और इकोनॉमिक रीजनिंग इसी भी है। भाई मुझे अगर अपने खेत में कोई फसल उगानी है तो मैं तो वो उगाऊंगा जिसमें मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो। तो उनको प्रॉफिट इन फसलों में हो रहा है क्योंकि उनको अश्योर्ड प्राइस मिल रहा है, उनकी इनपुट कॉस्ट कम है। तो ये परवर्स इंसेंटिव क्रिएट हुए एमएसपी की वजह से, और दूसरी स्टेट स्पेसिफिक आपने इलेक्ट्रिसिटी उनको फ्री कर दी या बहुत ही हाईली सब्सिडाइज्ड कर दी। तो इसका नेट रिजल्ट क्या होगा कि चूंकि ग्राउंड वाटर जो है वो कोई इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स तो है नहीं, कैसा है कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि पानी का अपना एक साइकिल होता है कि जो पानी जमीन के अंदर चला जाता है तो अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज होना होता है नेचुरली, एक नेचुरल साइकिल होता है। अगर आप उससे ज्यादा उसको यूज कर रहे हैं जितना नेचुरली रिप्लेनिश हो रहा है रिचार्ज के जरिए, तो वो एरिया जो है वो पानी कम होता चला जाएगा, और जिसको कहते हैं प्रोसेस ऑफ डेजर्टिफिकेशन, यानी वो डेजर्ट में कन्वर्ट होती चली जाएगी। वो फर्टाइल लैंड पंजाब की वो डेजर्ट बनती चली जाएगी। तो मेनली ये दो आर्ग्यूमेंट हैं। तीसरी चीज जो है वो कहते थे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग प्रोवाइड्स और रिमूव्स कहें, दैट विल बी बेटर टर्म, removes certain uncertainties। कि वो जो अनसर्टेनिटीज हैं कि हमें अपनी फसल की क्या वो मिलेगी, मार्केट मिलेगी नहीं मिलेगी। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये है कि हमारे आपके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी खरीदेगा एक फ्यूचर डेट पे खरीदेगा, फ्यूचर डेट पे इस भाव खरीदेगा, और ये भी एग्रीमेंट हो सकता है कि हम इस क्वालिटी खरीदेंगे, उस क्वालिटी के लिए वो टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड करते हैं। ये भी हो रहा है भाई, राइस में हो रहा है, बहुत सारी वेजिटेबल्स में हो रहा है, कैप्सिकम, बेबी कॉर्न, कि वो अपनी टेक्नोलॉजी देंगे, अपने सीड्स देंगे, अपने मॉनिटरिंग करेंगे, अपनी कंसल्टेंसी देंगे, और उनका एक एग्रीमेंट है कि हम फ्यूचर डेट पे इसको खरीदेंगे। तो अपेरेंटली भी बहुत साउंड वो है। अगर ये लार्ज स्केल पे हो और फेयरली हो तो इसमें तो कोई हर्ज ही नहीं है कि फिर अनसर्टेनिटी हमारी खत्म हो गई, राइट। अब आता हूं एक एक करके इस चीज के ऊपर कि इसमें प्रॉब्लम एरियाज कहां कहां पर हैं, क्योंकि ये कहते हैं ना किसी का सॉल्यूशन पाने के लिए ये जरूरी है कि पहले तो प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज कर लो। प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहले अगर हम इसकी बात करते हैं कि मार्केट के पास ले आएंगे, यानी डिमांड बढ़ जाएगी, तो सवाल यह है कि डिमांड सिर्फ इस वजह से बढ़ जाएगी कि आपने एपीएमसी से उसको फ्री कर दिया, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटीज हैं, जो मंडीज कहलाती हैं, सरकारी मंडीज, उससे अगर बाहर निकाल देंगे तो क्या वाकई डिमांड बढ़ जाएगी? डिमांड कब बढ़ेगी? डिमांड जब बढ़ेगी जब भाई डिमांड करने वाले तो वो खरीदार थोड़े हैं जो वहां से खरीद के ले जा रहा है, डिमांड करने वाले तो हम आप हैं, उसमें वो किसान भी शामिल है। भाई जो एक किसान एक खेती कर रहा है, मिसाल के तौर पर मैं किसान हूं, मैं गेहूं उगा रहा हूं, तो चलिए गेहूं मेरे घर का है, मैंने अपने साल भर के खाने के लिए बचा के
बचा के रख लिया, लेकिन बाकी चीजें तो मैं भी खरीद कर ही खाऊंगा ना। तो जब तक मेरी इनकम नहीं बढ़ेगी और ओवरऑल इकोनॉमी की इनकम नहीं बढ़ेगी, जब तक डिमांड क्रिएट नहीं होगी, और जब तक डिमांड क्रिएट नहीं होगी तो जो भी खरीदने वाले लोग हैं किसानों से, वो उतना नहीं खरीदेंगे। अच्छा, अब सवाल यह है कि डिमांड कैसे खरीदो, डिमांड कैसे बढ़ना है। अगर आप देखें हिंदुस्तान में तो एग्रो प्रोसेस्ड इंडस्ट्री, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है अभी भी बहुत छोटी सी, और उसकी वजह क्या है कि चूंकि लो पर कैपिटा इनकम है इंडिया की आज भी, उसकी वजह से जब लोग कंपेयर करते हैं कि हम कोई चीज ब्रांडेड खरीदें या जो वैसे मार्केट में खुले में मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल आटा ही को ले लीजिए, आटा एक है, एक चक्की का पिसा हुआ आटा हर मार्केट में मिल जाएगा आपको, किसी भी ग्रोसरी शॉप पे, और उसी दुकान पे आपको शक्ति भोग का और आशीर्वाद वाला आटा भी मिल जाएगा, लेकिन दोनों की कीमतों में बहुत सब्सटेंशियल डिफरेंस होगा। फर्क क्या है कि वो आटा जो खुला रखा हुआ है दैट इज सब्जेक्ट टू परफेक्ट कंपटीशन। हम लोग इकोनॉमिक्स में जानते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन क्या चीज होती है, जहां पर आप प्रोडक्ट को उसके प्रोड्यूसर से नहीं पहचानते, उससे रिकॉग्नाइज नहीं करते। मार्केट में आटा है, मैं नहीं मालूम कि फार्म ए ने प्रोड्यूस किया है कि फार्म बी ने किया है कि फार्म सी ने किया, उसको फॉर्म मान लीजिए, तो वो परफेक्ट कंपटीशन है। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइसेस लो ही होते हैं, ये हमें हमारी इकोनॉमिक थ्योरी पढ़ाती है। और ये चीज जो है, जो कि ब्रांडेड आटा आपको मिल रहा है, ये क्या चीज है, ये है इंडियन कंडीशन में एट द बेस्ट ओलिगोपोली। मैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी नहीं कहूंगा इनको, क्योंकि इतनी फर्म्स नहीं है उसको प्रोड्यूस करने वाली, कुछ ही हैं। अगर आप गिने के कौन कौन कितनी कंपनियां हैं तो आप 8-10 के बाद शायद गिन ना पाओ। ओके, हो सकता है कोई ज्यादा हो, लेकिन एट द बेस्ट इट इज ओलिगोपोली। तो ओलिगोपोली में सारी ही पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि उसमें कॉस्ट भी शामिल होती है, क्योंकि मार्केटिंग कॉस्ट जुड़ जाती है, और उनको प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। तो जो एग्रो प्रोसेस इंडस्ट्री से कमा रहे हैं, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जो कमा रहे हैं, और जो लोग खेती कर रहे हैं, उनकी इनकम में बहुत फर्क है। तो ये जो वैल्यू एडिशन हो रहा है बीच में, ये किसान की जेब में नहीं जा रहा है। ये फॉर एग्जांपल आईटीसी है, जो शायद उसके भी कौन सा ब्रांड है, आशीर्वाद उसी का है शायद, आईटीसी पता नहीं, आईटीसी का भी इनमें से कोई ब्रांड, शक्ति भोग नहीं है, कोई है, पिल्सबरी है शायद, आई एम नॉट श्योर, लेकिन उनका भी जो भी कंपनी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ के वो कौन से का एबीसीडी कुछ भी हो सकती है। तो ये प्रॉफिट तो गया उनकी जेब में। अच्छा, अब वो कहते हैं कि हमने स्टॉक की लिमिट हटा दी, तो आप रोक के बेच लीजिए। जरूरी नहीं है कि हार्वेस्ट के टाइम के ऊपर जो क्योंकि प्राइस कम होंगे, क्योंकि मार्केट अराइवल ज्यादा है उस वक्त, तो उस वक्त तो प्राइस कम ही होना है। तो अगर आप उसको रोक लें, और जब प्राइवेट प्लेयर्स आ जाएंगे तो बहुत सारी स्टोरेज फैसिलिटीज भी, जैसे आज आलू के लिए कोल्ड स्टोरेज है, या कुछ चीज़ों के लिए कोल्ड स्टोरेज कुछ लिमिटेड जगहों पे हैं, तो बहुत सारी सब्जियों के लिए, यानी इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, तो आप फसलों को रोक सकते हैं। तो ये जो वैल्यू एडिशन चेन में आप फार्मर्स को शामिल कर देंगे, या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को शामिल कर देंगे, यहां पर एक बड़ा कैच है। और इसको जो इकोनॉमिस्ट हैं वो इस बात को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं कि इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स क्या है। मिसाल के तौर पे, मैं एक किसान हूं, मेरे ज़ाहिर है हिंदुस्तान में अगर आप देखें तो 80% से ज़्यादा तो किसान जो हैं वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स ही हैं, ठीक है, उसके ऊपर के किसान तो थोड़े से हैं। तो ये जो किसान जो थोड़ी थोड़ी होल्डिंग है जिनके पास, वो जब कर रहे हैं तो उनकी होल्डिंग कैपेसिटी है नहीं, यानी मैंने अपनी फसल उगा ली, अब मुझे दो काम करने, अगली फसल के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, और जो इससे पैसा आया उससे मुझे, अगर मैंने इस बीच में कोई लोन लिया है वो चाहिए। सरकार ने एक्सटेंड किया क्रेडिट फैसिलिटी, अनडाउटेडली किसान क्रेडिट कार्ड है, दिस है, दैट है, सब कुछ है, लेकिन मुझे वो लोन अदा तो करना है, मुफ्त में तो नहीं आ रहा ना मेरे पास। अब उसके बाद मेरे पास क्या, इन चीजों को देख के, यानी मुझे पिछले लोन को रीपे करना है और अगली फसल के लिए पैसा चाहिए, तो क्या मेरे पास इतनी कैपेसिटी है कि मैं उस फसल को होल्ड कर पाऊं? इसका फायदा जो कहते हैं ना अड़तिये घुस गए होंगे, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा, क्योंकि उनको ये फैसिलिटी अड़तिये दे देते हैं, बैंक के मुकाबले में वो आसानी से दे देते हैं, और इस चीज का वो फायदा भी उठाते हैं। तो फायदा एक तरह से म्यूचुअल है। किसान अगर उनसे ठगा जा रहा है तो ठगा अपनी मर्जी से जा रहा है,
ही नोज के मतलब अपना फायदा उठा रहे हैं, लेकिन उसको इसमें बेहतरी लग रही है क्योंकि श्योरिटी है, रात के 12 बजे भी अगर जरूरत पड़ती है उनके वो होते हैं, वो मिल जाता है उनको पैसा, बजाय इसके कि बैंक में जो 10 तरह की प्रोसीजर और फैसिलिटी। तो अब उसकी इतनी एक तो होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है जो वहां पर ले जाए, तो वहां से भी उनको खरीद किसे, उसे बेचना किसे है, उन्हीं लोगों को, चाहे वो प्राइवेट मार्केट में हो चाहे वो मंडी में बिके, जो वहां से खरीद के उसको स्टोर करेंगे। अच्छा, तो वो फायदा किसको मिलेगा? इसको चेन को, कोल्ड चेन हो या वैसी हो, इसका फायदा किसे मिलेगा? जो रख सकते हैं वहां पर। और अगर इन किसानों को ही उठाना है तो उसके लिए किसान होना ही जरूरी नहीं है। भाई मुझे अगर फॉर एग्जांपल चावल ही भर के रखना है तो क्या जरूरी है कि मैं चावल उगाऊं? मैं तो हार्वेस्ट के टाइम पे खरीदूंगा, भर दूंगा गोदाम में जाके, उसके लिए किसान होना कहां जरूरी, गोदाम का किराया दूंगा। दूसरी बात यह है कि ये जरूरी नहीं है कि मैंने, जैसे हार्वेस्ट का टाइम है गेहूं का लीजिए, रबी क्रॉप्स है, उसका हार्वेस्टिंग टाइम अप्रैल का है, अप्रैल के बाद अक्टूबर में इट इज एक्सपेक्टेड के मतलब कीमत बढ़ जाएगी। तो एक तो उसकी होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, दूसरी बात यह है कि कितनी बढ़ जाएगी, जब कंपटीशन इन लोगों भी तो बढ़ेगा ना, इन लोगों का कंपटीशन बढ़ेगा कि उस वक्त कितनी बढ़ जाएगी। अक्टूबर में तो फिर वहां से निकलेंगी ना चीजें, भाई उसकी अगर होल्डिंग कैपेसिटी है तो 6 महीने के, बहुत हुई तो साल भर, किस ज्यादा की नहीं है, तो वो उसका उतना फायदा उठा पाएगा या नहीं उठा पाएगा, ये सब्जेक्ट मैटर है कि उसको ठीक से रिसर्च किया जाए। मैं ये नहीं कह रहा, मैं अपना कोई जजमेंट नहीं दे रहा, लेकिन कंसीडरिंग कि वो छोटा किसान है, कंसीडरिंग कि आउटपुट लेवल कम है, कंसीडरिंग के वो एक तरह के पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट में वो है, तो इसका फायदा उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और जो दूसरे लोग खरीदेंगे तो अच्छा, अब दूसरे लोग कौन खरीदेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरे लोग वो खरीदेंगे कि या तो वो एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में हो, तो एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के लिए उन्हें मार्केट ढूंढनी पड़ेगी, मार्केट क्रिएट करनी पड़ेगी विद इन इंडिया, और अगर इंडिया नहीं है तो इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट। यानी कितनी चीजें, मैं यहां पर रह रहा हूं और सऊदी अरब में, तो कितनी चीजें सब बाहर से आ रही हैं, प्रोसेस्ड चीजें हैं, एग्रीकल्चर की हैं, वो आ रही हैं। तो एक दुनिया में एक मार्केट एग्जिस्ट करती है। आर्ग्यूमेंट ये भी है कि अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को सस्ता नहीं रखा गया तो इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव नहीं होगा, क्योंकि आप ज्यादा प्राइस, तो उन लोगों को या तो मार्केट क्रिएट करनी है विद इन कंट्री मार्केट क्रिएट करने के लिए उनको क्या करना है, जाहिर है इकोनॉमी की इनकम ग्रो करेगी तभी होगा, और इकोनॉमी की इनकम ग्रो करने में किसान भी शामिल है जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं और दूसरे सेक्टर के भी। और बिहेवियरल चेंज जो होती है उसमें वक्त लगता है। मैं कुछ छोटी सी एग्जांपल दूं कि जब हम शुरू में नए नए आए थे तो जब भी कहीं खर्च करना होता तो हम ये कैलकुलेट करते थे इंडियन रुपए में कितना होगा। एक टेंडेंसी होती है, तो जो आदमी अभी भी वो आटा वो वाला खा रहा है और वो पैकेट वाला खरीदेगा तो ये सोचेगा ये तो हमें महंगा पड़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे एटीट्यूड बदल जाएगा। इसके लिए एडवर्टीजमेंट, दिस दैट, मार्केट का क्रिएशन या एक्सटर्नल मार्केट। अब जब एक्सटर्नल मार्केट की बात आती है तो आपके अकेले के हाथ में है नहीं, इस पे डिपेंड करता है कि आपके कंट्री के ट्रेड रिलेशंस, ट्रेड एग्रीमेंट्स दूसरे कंट्रीज के साथ क्या है। मिसाल के तौर पे अभी उसका इंडिया पार्ट नहीं बन पाया, जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक वो जो एक ट्रीटी होने वाली थी इंडिया एट द 11th आवर, उससे बैकआउट करके एक बड़ा ट्रेड ब्लॉक था। किस्सा क्या है, इंडिया जो है वो इंक्रीजिंगली प्रोटेक्शनिस्ट होता जा रहा है। हम ये तो चाहते हैं कि मतलब हम फायदा उठा लें दूसरों से, हम अपने किसी को ना दें, तो ये होता नहीं है भाई, आपको गिव एंड टेक ही करना पड़ता है। तो ये बहरहाल ओपन क्वेश्चन है कि कितनी बढ़ पाएगी इसकी वजह से, कितनी नहीं बढ़ पाएगी, और फायदा उसी को प्राइस ज्यादा मिलेंगे मार्केट में जिसकी होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी। अच्छा, अब मैं अगर होल्ड कर रहा हूं तो मैं अपना ये प्रॉफिट मार्जिन किसान को थोड़ी देने लगा। किसान का फायदा तो जब ही होना है जब किसान को हार्वेस्ट के टाइम पे आप दिला दें पैसा। अब दूसरी बात यह है कि अगर किसान को हार्वेस्ट के टाइम पे नहीं मिल रहा है तो क्या किसान का अपना पर्सनल लॉस है या इससे पूरे सिस्टम का नुकसान हो रहा है, जो पूरा इकोसिस्टम है। ये मैं इस पॉइंट को हैमर करने वाला था। वो पॉइंट ये है कि सप्लाई एग्रीकल्चर की जो है एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट, तो अज्यूमिंग कि होल्डिंग कैपेसिटी कम है, तो सप्लाई तो आपकी अगर बिल्कुल सिंपल डिमांड सप्लाई मार्केट से अगर आप लेते हैं, यहां पर QD और QS को रखते हैं, तो ये सप्लाई कर्व हो गया।
वॉट एवर इज द प्राइस, किसान को तो बेचना ही है उसको। तो जो भी तय होगा वो डिमांड से होगा। डिमांड उन लोगों के हाथ में है जो कि अभी तादाद में थोड़े हैं, वो अपनी डिमांड को रोक सकते हैं, वो सप्लाई को भी हो सकता है यहां के बदले यहां ले आए। लेकिन मैं उसकी भी बात नहीं कर रहा कि कोई मैनिपुलेट नहीं कर रहा, ये कंडीशन है, किसी ने मैनिपुलेट नहीं की, और नेचुरल जो मार्केट का फंक्शनिंग है वो ये है। मिसाल के तौर पे ये टाइम है जब ये प्राइस मिला, मैं बाकी को उसको हटा देता हूं। अगर बिल्कुल इस बात को भी हटा दो कि मार्केट मैनिपुलेट हो रही है, और सपोज ये सप्लाई कर्व है उस टाइम में जबकि शॉर्ट सप्लाई है किसी भी क्रॉप के, अब कोई क्रॉप ले लीजिए, वीट ले लीजिए, तो ये है एसेस कर रहे हैं कि जो शॉर्ट सप्लाई है यानी खराब साल है, तो सप्लाई कम है, डिमांड मिसाल के तौर पे ये कर्व है। तो अब क्या होगा, प्राइस जो हैं जो यहां मिल रहे हैं किसान को, जो ये अच्छे खासे ज्यादा हैं, तो अब लोग क्या देखते हैं कि पैसे ज्यादा हैं, तो नेक्स्ट ईयर इस बात का चांसेस हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस क्रॉप को करना चाहेंगे। तो अगले साल जो है वो क्रॉप जो है वो बढ़ गई है, सप्लाई बढ़ गई, सप्लाई बढ़ गई तो प्राइस नीचे आ गए जो कि डिजायरेबल लेवल से कम है। यानी ये जो है बम्पर क्रॉप को ले लीजिए, सरप्लस को ले लीजिए, बम्पर एसबी कर दिया मैंने इसको, और ये है हमारा नॉर्मल। तो ये सप्लाई कर्व को हासिल कर पाना रिलेटिवली डिफिकल्ट हो जाता है अगर किसी तरह का कोई रेगुलेशन या गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ना हो। भाई मार्केट तो वही है ना कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ना हो, लेकिन गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की जरूरत कहां पड़ती है जब आप कुछ भी मत करें, मार्केट के हाल पे छोड़ दें। तो मार्केट तो ये कर रही है, एक साल से फसल पिट गई, अगले साल उसको फायदा ज्यादा हो गया, तो नॉर्मल सी तो रेस्टोर हो नहीं पा रही है। और इसमें अगर वो सारी चीजें भी जोड़ दीजिए कि इस सारे फ्लक्चुएशन से फायदा किसको हो रहा है, तो फायदा किसान को नहीं हो रहा, मुश्किल ये है। तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं इस बात को रिटेट करूंगा, मैं रिजेक्ट नहीं कर रहा कि रिफॉर्म्स गलत हैं, कहां पर प्रॉब्लम कहां पर है, और जो किसान डिमांड कर रहे हैं वो भी जरूरी नहीं है कि पूरी तरह ठीक से समझ रहे हैं अपनी बात को, वो भी मैं उसके ऊपर भी आऊंगा। तो एक प्रॉब्लम तो ये है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब इस बात की आती है बात कि एग्रीकल्चर को मार्केट के हवाले कर दिया जाए और गवर्नमेंट को इंटरवीन ना करना पड़े, लेकिन एग्रीकल्चर है वो चीज जो कि पॉलिटिकली बहुत सेंसिटिव चीज है, बहुत ज्यादा। मतलब एक प्याज के प्राइस ज्यादा बढ़ने से प्याज के तो सरकारें गिरती और मतलब पार्टियां इलेक्शन हारती हैं। ये हो चुका है हिंदुस्तान में, महाराष्ट्र में हुआ है, दिल्ली में हुआ है कि प्याज की प्राइस की वजह से पार्टी को इलेक्शन लूज करना पड़ा, ये पास में हो चुका है। तो अब गवर्नमेंट के पास या कोई भी जो मैनेज कर रहा है इकोनॉमी को, मैं दिस पार्टी और दैट पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, और इसमें सारी गवर्नमेंट का, जो चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, या कोई और गवर्नमेंट, कोई मिलीजुली सरकार हो लोगों की, किसी और पार्टीज की, उनके सामने ट्विन ऑब्जेक्टिव्स हैं और वो कंट्राडिक्टरी हैं इन नेचर, पैराडॉक्सिकल जिसको कहते हैं। वो क्या है कि उनको एक तरफ तो ये इंश्योर करना है कि फूड प्राइसेस बहुत ना बढ़े, तो जाहिर है एग्रीकल्चर तो प्राइमरी प्रोडक्ट ही प्रोड्यूस कर रही है, तो वो तो फूड प्राइस बढ़ेंगे। फूड प्राइस बढ़े भी ना, किसानों को उसका रेम्यूनरेटिव प्राइस भी मिल जाए, तो ये काम कैसे होगा? दो तो एक वो है। फिर जाहिर है आप ये शिकायत करेंगे जब आप रेम्यूनरेटिव प्राइस की बात करते हैं कि हम एमएसपी देकर रेम्यूनरेटिव प्राइस लेते हैं, लेकिन सरकार कितना दे पाएगी एमएसपी? अभी तो 6% को दे पा रही है। इसके ऊपर भी एक आर्गुमेंट मैं आता हूं अभी, इसको 6% को दे पा रही है। उससे भी जो सरकार के पास जो बफर, वो जो स्टॉक इकट्ठा हो गया है राइस का और वीट का, वो उस लेवल से दुगना 3 गुना ज्यादा है जो डिजायरेबल बफर स्टॉक होना चाहिए। तो वो बेकार है, वेस्ट भी हो रहा है उसमें से, लोगों को खाने को एक तरफ नहीं मिल रहा है, दूसरी तरफ वो वेस्ट भी हो रहा है, रॉट कर रहा है गोदामों में और उसमें। अच्छा, अब सवाल यह है तो फिर क्या करें? ये तो सवाल है ना। मार्केट सॉल्यूशन हो सकता है उसका। सवाल यह है कि इकोनॉमी जो है लोगों की इनकम बढ़ाने के लिए क्या कर रही है, ये सवाल है। जब तक ओवरऑल लोगों की इनकम नहीं बढ़ेगी, जिसमें 60% किसान भी शामिल है, जब तक मार्केट इसका सॉल्यूशन नहीं दे पाएगी। ठीक, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। ये मेरा कंक्लूजन है, आई माइट बी रॉन्ग, और एकेडमिक्स में यही होता है कि
जाहिर है कि आजकल भी देखें इकोनॉमिस्ट हैं, वो बहुत पढ़े लिखे इकोनॉमिस्ट हैं जिनको हमने भी किताबों में ही पढ़ा है। एक सेट ऑफ आर्गूमेंट ये है कि बहुत अच्छे हैं, एक सेट ऑफ आर्गूमेंट ये है कि ख़राब हैं। मेरा मानना ये है कि रियलिटी जो है वो कहीं इन दोनों के बीच में है। अच्छा, अब आ जाइए दूसरी कि एमएसपी जो है वो परवर्स इंसेंटिव क्रिएट कर रही है। तो परवर्स इंसेंटिव क्रिएट कर रही है कि गवर्नमेंट चूंकि एमएसपी देती है और एमएसपी देने की वजह से किसान जो है वही फसल उगाते हैं जिसमें उनको एश्योर्ड प्राइस मिल जाता है, दूसरी क्रॉप क्यों करे। यहां पर एक कैच है। कैच ये है कि गवर्नमेंट यानी आपको इंसेंटिवाइज करना है कि किसान जो है वो एक ही फसल को पकड़ के ना बैठे रहे। यानी आप एमएसपी कंटिन्यू रखने के साथ भी इसको कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे भाई किसानों से अगर आप पूछे या कोई भी किसान है तो रैशनैलिटी डिमांड करती है, मुझे उसमें राइस में फायदा हो रहा है मैं राइस में जाऊंगा, मुझे सब्जियों में फायदा हो रहा है सब्जियों में जाऊंगा, मुझे तो फायदा चाहिए, मुझे राइस से या वीट से कोई स्पेशल कोई प्रेम थोड़ी है। अच्छा, अब अगर सब्सिडी दी जा रही है दूसरी क्रॉप्स पे भी, यानी सब्सिडी बात नहीं, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप कर दीजिए। मतलब ये सोल्यूशन पे आते हैं, चाहे इस पॉइंट को नोट रखिए भी मैं सोल्यूशन पे आता हूं, उसके बाद बात करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। इस पॉइंट को भी हम डिस्कस करते हैं जब। अच्छा, तीसरी चीज यह है कि अनसर्टेनिटीज जो है रिमूव करती है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। तो मैं पहले इस पॉइंट को डिस्कस करता हूं और दूसरे फिर तीसरे पॉइंट को। पहले पे सफिशिएंट बात हो चुकी है। अगर एमएसपी परवर्स इंसेंटिव क्रिएट कर रही है और किसानों को चाहिए तो एंड ऑब्जेक्टिव यह है कि किसानों को उनका रिम्यूनरेटिव प्राइस मिले और साथ ही साथ क्रॉप का साइकिल भी चेंज होता रहे। ये नहीं कि ईयर आफ्टर ईयर आप एक ही क्रॉप करते चले आए या वही वीट राइस के साइकिल में आप लगे रहें, जो कि राइस खास तौर से हैविली वाटर इंटेंसिव क्रॉप है और जिसको कहते हैं कि डेजर्टिफिकेशन के चांसेस हैं फर्टाइल लैंड के, क्योंकि वाटर रिसोर्स सफिशिएंटली रिचार्ज नहीं हो पाती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और एविडेंस है, साइंटिफिक एविडेंस कि वाटर टेबल पंजाब में नीचे जा रहा है, राइट। अच्छा, अब अगर एक चीज ये की जाए कि एमएसपी खाली इस पे नहीं दूसरी क्रॉप पे भी दे दी जाए। अब आप कहेंगे बल्कि खाली गवर्नमेंट से नहीं होगा, अगर आप इस तरह की कोई चीज लाएं कि एमएसपी को जैसे मिनिमम वेज एक्ट होता है ऐसी हर क्रॉप के लिए या कुछ मेजर क्रॉप के लिए जो हिंदुस्तान में ज्यादातर जगहों पे होती हैं, उन मेजर क्रॉप के ऊपर आप एमएसपी उसमें ले आए। जैसे मिनिमम वेज एक्ट है उसके ऊपर अमल होता हो ना होता हो, लेकिन कानून की किताबों में तो है ना कि किसी को भी आप एम्प्लॉय इस तनख्वाह से कम पे नहीं रखेंगे। तो अगर एमएसपी को आप कानून में ले आते हैं तो क्या सिचुएशन होगी? तो सप्लाई जो मार्केट के अंदर होगी वो सप्लाई कैसे होगी? सप्लाई कर्व जो है वो फिर आपका ऐसे नहीं होगा कि किसी जगह से शुरू हो रहे से होता है, ठीक है। नॉर्मल कोर्स में ये सप्लाई कर्व है, चलो यहां से हम शुरू करते हैं, और ये हमारा सप्लाई कर्व है और ये डिमांड कर्व है और ये क्यूडी और क्यूएस जो हम जानते हैं और ये प्राइस है। अब ये जो प्राइस हैं जो डिटरमिन हो रहे हैं, ये प्राइस फॉर एग्जांपल अगर डिमांड यहां पर है तो यहां पर आ जाएंगे और डिमांड अगर यहां पर है तो यहां आ जाएंगे, या सप्लाई अगर बढ़ जाएगी तो आ जाएंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर की प्रोड्यूस बढ़ रही है ओवर द ईयर, बेटे टेक्निक इस्तेमाल हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है और ओवर द ईयर्स यील्ड बढ़ी है, तो भी प्राइस कम हो जाएंगे। तो किसानों को क्या फायदा है अपनी यील्ड बढ़ा के जब उसकी सप्लाई बढ़ती है और प्राइस नहीं मिलते? उनको ज्यादा प्रोड्यूस से फायदा नहीं होता है, ज्यादा प्राइस से फायदा होगा। अच्छा, अब इस चीज को ओवरकम करने के लिए जहां पर सरकार एक तरफ ये कर रही है कि प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ कर रही है, वहां पर अगर एक मिनिमम वेज एक्ट के मॉडल के ऊपर अगर आप ये शर्त लगा दें कि कोई भी, चाहे वो मंडी में हो या मंडी के बाहर हो, वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे नहीं खरीद होगी, ठीक है, उससे क्या होगा? और किसानों के ऊपर साथ ही साथ ये भी पाबंदी हो कि वो ईयर आफ्टर ईयर एक ही वो नहीं लगाएंगे। यानी आपने मिनिमम सपोर्ट प्राइस लगाए डिफरेंट कमोडिटीज के लिए, तो सप्लाई कर्व आपका कुछ इस तरह का होगा।
ठीक है, यानी एक पर्टिकुलर प्राइस है, उससे नीचे नहीं आएगा, भले ही डिमांड कर्व ये हो, उससे नीचे नहीं आएगा। अब वो प्राइस उनको देने ही देने हैं। और अगर डिमांड ज्यादा है, जैसा कि वो कहते हैं कि मार्केट में डिफरेंट प्लेयर्स आएंगे, तो अपने आप उनको उसका फायदा मिलता चला जाएगा। तो ऐन मुमकिन है कि किसानों को मार्केट से ही अपनी फसल की अच्छी कीमत मिलने लगे, जो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को, चूंकि आपने मिनिमम प्राइस मान लिया, जैसे मिनिमम वेजेस होती हैं कि वेजेस उससे नीचे नहीं जाएंगी, तो इसको भी मान लीजिए। और साथ ही साथ जब आप डिफरेंट क्रॉप्स का मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस करेंगे, ठीक है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को अनाउंस करते वक्त आपको एक रिस्ट्रिक्शन लगानी होगी कि एक आदमी को एक क्रॉप पे, फॉर एग्जाम्पल 2 साल में एक बार, फॉर एग्जाम्पल अगर आज हमने राइस किया इस साल, तो अगले साल हमें राइस पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलेगा, ठीक है, कम से कम मंडी में नहीं मिलेगा, इतना भी कर दें तो ये तो रिकॉर्ड रखा जा सकता है ना। और ये चीज डिमांड करती है गुड गवर्नेंस, ऑनेस्ट गवर्नमेंट। तो मुझे डिस्करेजमेंट होगा कि अगर मार्केट में मुझे वो प्राइस नहीं मिल रहा है, क्योंकि फिर तो मंडी की जरूरत नहीं रह जाएगी ना, और अगर कोई यहां ज्यादा नहीं खरीदेगा तो मैं अपनी उसमें 1 साल से ज्यादा क्रॉप कर नहीं सकूंगा, तो अपने आप मार्केट में क्या कहते हैं, सप्लाई रेगुलेट हो जाएगी उसकी। मेरे ख्याल से मैं क्लियर हो रहा हूं अपनी बात में कि नहीं हो रहा हूं? यानी अगर ये हो जाए कि मैंने इस साल अगर राइस किया है तो अगले साल मैं राइस नहीं कर सकता, तो मैं उस क्रॉप के ऊपर जाऊंगा जो क्रॉप जो है वो नेक्स्ट बेस्ट होगी उसके हिसाब से। इसी तरह डिफरेंट लोग जो हैं वो डिफरेंट क्रॉप्स की तरफ पहुंचेंगे और मार्केट जो है वो रेगुलेट हो जाएगी, बजाय इसके कि वो स्क्यूड हो अपनी सप्लाई में किसी एक पर्टिकुलर क्रॉप के लिए। तो ये एक पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है, प्रोवाइडेड देयर इज अ गुड गवर्नेंस। और फिर आपको एपीएमसी की भी जरूरत नहीं है, फिर तो आप मार्केट के भी हवाले कर दो तो चलेगा काम। लेकिन आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि इस एक्ट को इन्फोर्स करवाएं, या अगर मार्केट में नहीं उनकी खपत हो रही है उस फसल की, तो सरकार उसको ले, और सरकार वो जो कह रहे हैं ना कि सप्लाई चेन बनेगी और कोल्ड स्टोरेज बनेंगे, तो सरकार उसमें फायदा उठाए, सरकार भी एक बड़ी प्लेयर बन जाए, क्योंकि उसे सरप्लस मार्केट से हटा के एपीएमसी के थ्रू फिर सरकार को लेना पड़ेंगे और सप्लाई कम हो जाएगी। सप्लाई इसलिए कम हो जाएगी कि जब आप ये रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे कि हर साल आप एक आदमी ईयर आफ्टर ईयर इसी क्रॉप को नहीं करेगा, और वो क्रॉप्स जो कि हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत, फॉर एग्जांपल ऑयल सीड्स हैं, ऑयल सीड्स और एडिबल ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ऑयल सीड्स उगाइए, उसके ऊपर अगर उनको अश्योर्ड प्राइस मिलेंगे तो क्यों नहीं करेंगे। दूसरी बात, यही वो बात है जो किसानों ने आज तक नहीं कही। मैं अक्सर सुनता हूं किसानों को, वो कहते हैं कि साहब हम तो तीनों काले कानूनों को वापस ले लें और एमएसपी कानून में लें, हम उड़ जाएंगे आज ही। मेरी राय में से मसला उनका हल हो ही नहीं रहा। एमएसपी तो आज भी है कि सबको मिल पाती है, लेकिन मसला यह ना कि जब तक एमएसपी विद अश्योर्ड परचेज नहीं होगा, अश्योर्ड प्रोक्योरमेंट, तब तक तो कोई इससे हल निकलना ही नहीं है। तो इस सिस्टम से अगर आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस का बिल बना दें, साथ ही साथ रिस्ट्रिक्शन के किसान हर साल एक ही क्रॉप नहीं कर पाएगा उससे, और ये चीज प्रॉपर कंसल्टेशन से हो, क्योंकि कोई भी रिफॉर्म नहीं आ सकती है कि जब तक, और खासतौर से जिसमें इतनी बड़ी सेक्शन इन्वॉल्व हो, कि जब तक दोनों पार्टी में ट्रस्ट नहीं होगा एक दूसरे के ऊपर। ट्रस्ट की जरूरत है कि आप इस साल वो कर लिया, आप इस साल, अब उसमें ये ना हो कि जब वो कुछ किसान है वो गवर्नमेंट के साथ साठ-गांठ करके ईयर आफ्टर ईयर उसी को करे जा रहे हैं, उसकी और उसके प्रॉपर रिकॉर्ड्स हो, उसको आप कंप्लीट ट्रांसपेरेंट तरीके से करें कि उसकी वेबसाइट पे पढ़े कि किसने किस प्लॉट पे कौन सी क्रॉप उगाई गई है, उसको और फिजिकल लोकेशन पे डेटा वेरीफाई भी हो सके, और उसके ऊपर चाहे तो आप पेनल्टीज भी रख दीजिए, अगर इसको कोई वायलेट करेगा तो उसके ऊपर क्या पेनल्टीज होंगी, ठीक है। तो अगर आप पेनल्टी लगा देंगे तो फिर जाहिर है कि वो मार्जिन जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से लेते हैं वो तो उसका खत्म हो जाएगा ना बीच में। तो ये सॉल्यूशन मेरी नजर में एक आता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को अगर इस शक्ल में ले आए विद दिस रिस्ट्रिक्शन कि
आपको अपनी क्रॉप को रोटेट करना पड़ेगा और सरकार को इसके एम्बिट को बढ़ाना पड़ेगा। वरना ये आर्गुमेंट जो है टेनेबल आर्गुमेंट नहीं है कि हम इसलिए एमएसपी को खत्म कर दें, कुल 6% लोग ले पाते हैं। तो दूसरा आर्गुमेंट जो होगा कि भाई बाकी को 100 को क्यों नहीं दे रहे आप, बजाय इसके कि आप इसको खत्म करें 100 के 100 को देना, उन्होंने क्या बिगाड़ा है आपका। दूसरी बात यह है कि जब इस बात की बात आती है तो टू बी फेयर टू द एग्रीकल्चरिस्ट को फेयर डील नहीं मिली। ओवर द ईयर्स अगर देखें तो टर्म्स ऑफ ट्रेड तो एग्रीकल्चर के अगेंस्ट ही मूव करते चलेगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इनकम कितनी बड़ी किसानों की और मैन्युफैक्चरिंग में और सर्विस सेक्टर में कितनी बड़ी, तो आपको फर्क अपने आप नजर आ जाएगा। दूसरी बात, आज भी ईयर आफ्टर ईयर जो दूसरे सेक्टर्स को फायदा पहुंचाया जाता है, फॉर एग्जाम्पल अभी कोविड के चलते सरकार ने जो अनाउंस किया था कारपोरेट टैक्स में कितना बड़ा रिलीफ दिया था, और अब सरकार खुद ही कह रही है वो फायदा उन्होंने पास ऑन नहीं किया। तो यानी किसको फायदा मिला? इंडस्ट्रियलिस्ट को। वो तो वैसे भी वो वाली क्लास नहीं थी जो सबसे ज्यादा नुकसान में थी, उसने फायदा उठा लिया सरकार ने, और 1 लाख से ज्यादा करोड़ उसको क्या कहते हैं उसमें टैक्स रियायत दे दी। तो ये भी तो सरकार का पैसा गया ही ना। सरकार ने तो ये भी नहीं कर पाया इस पे कम से कम उससे वो वेज प्रोटेक्शन, पे प्रोटेक्शन की उनसे एश्योरेंस ले लेते कि आप उस, यानी जिसको रिस्ट्रिक्शन कहते हैं, भाई सरकार एक रियायत दे रही है आपको कारपोरेट टैक्स वो कर रही है। कारपोरेट टैक्स जो है, रिड्यूस कारपोरेट टैक्स उन्हें मिलेगा जो कम से कम इस बात को इंश्योर करेंगे कि उनके यहाँ जो रिट्रेंचमेंट नहीं होगा वर्कर्स का, चूंकि लॉकडाउन है, और उनके यहाँ वेज कट्स नहीं होंगे। भाई थोड़ा वो भी बियर करें जब सरकार बियर कर रही है। या जो ईयर आफ्टर ईयर रिकैपिटलाइजेशन होता है बैंक्स का, कि बैंक जो है बैंक्स के रिकैपिटलाइजेशन में इतना खर्च करेगी, तो ये क्या चीज हो रही है? ये भी तो लाखों करोड़ की बात है। तो जब हर सेक्टर को मिल रहा है तो रिकैपिटलाइजेशन बैंक का क्यों कर रहा है? क्योंकि बैंक के एनपीएस हैं, बैंक यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वो क्यों है कि जिन्होंने लोन लिया वापस नहीं कर रहे हैं। वापस क्यों नहीं कर रहे हैं? कुछ विलफुल डिफॉल्टर हैं और कुछ जेन्युइन डिफॉल्टर हैं कि उनकी बिजनेस फेल हो गई, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट सही नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। लेकिन कुल मिला के पैसे का तो नुकसान है, कौन दे रहा है? बजटरी सपोर्ट से आ रहा है। बजटरी सपोर्ट में कहां से आ रहा है? हमारी आपकी जेब से जा रहा है, यानी 60% उसमें किसान। ये आर्गुमेंट कि किसान टैक्स पेयर की मनी टैक्स, तो किसान भी टैक्स पेयर है भाई, ऐसा थोड़ी कि किसान टैक्स पेयर नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट मेरा है कि सरकार जब दूसरों को देती है तो सब्सिडी के ऊपर इतने घबराने की जरूरत नहीं है, जब खासतौर से मार्केट को अपने पैरेलल ला रहे हैं और गवर्नमेंट भी एक बिग प्लेयर होगी उस गेम में, तो धीरे धीरे गवर्नमेंट की जरूरत ही नहीं रहेगी। लेकिन गवर्नमेंट एक जेन्युइन रिस्ट्रिक्शन और जो गवर्नमेंट का काम है जिसको गवर्नेंस कहते हैं वो अगर करेगी तो ये मसला हल हो सकता है। अगेन मैं ये नहीं कहता कि मैं 100% होगा, लेकिन ये बात मेरे दिमाग में आई एज ए कंसर्न स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड कंसर्न, क्योंकि आई ऑल्सो बिलोंग टू एग्रीकल्चर सेक्टर, मैं भी बेसिकली तो किसान ही हूं। तीसरी चीज थी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, वो भी एक, उसके ऊपर भी हल्की सी मैं बात बता दूं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होती है? 2 आदमियों के बीच में एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट है। वो कंट्रोवर्सी छोड़ दीजिए, वो तो कंट्रोवर्सी थी, बहरहाल जेन्युइन थी, लेकिन गवर्नमेंट ने कंसीड कर दिया कि हम उसको कर देंगे। इधर ना कि अदालत में नहीं जाएंगे, पहले एसडीएम का सुलझाइए, पहले डीएम के। वो गवर्नमेंट ने बहुत जल्दी उसको रियलाइज कर लिया कि वो ठीक था, इससे मिसट्रस्ट डेवलप हो रहा है। लेकिन फिर भी इंडिया का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के इन्फोर्समेंट में थ्रू द कोर्ट्स, क्योंकि कोर्ट्स में केसेस को बहुत टाइम लगता है। और दूसरी बात यह है कि इवन कॉन्ट्रैक्ट को शुरू करते ही 2 पार्टी के बीच में जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो बहुत कुछ इस पे डिपेंड करता है कि दोनों पार्टियों की रिलेटिव बार्गेनिंग स्ट्रेंथ कितनी है। एक एग्जांपल, आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो अपने मोबाइल के ऊपर, तो जब आप डाउनलोड करते हो तो उसमें एक वो आती है टर्म्स एंड कंडीशन, नीचे होता है एक रेक्टेंगल में एग्री। तो आपके पास क्या ऑप्शन है? आपके पास ऑप्शन ये, या तो आप एग्री कर लो या उससे बाहर रहो। तो दोनों की मर्जी शामिल नहीं, कहने को वो कॉन्ट्रैक्ट है, हमने एग्री कर लिया तो कहता आपने तो एग्री किया था, मेरे पास ऑप्शन क्या था एग्री करने के अलावा? ये था कि उस सर्विस को न लें। तो या तो लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ना करें तो पर्पस ही डिफीट हो जाता है, या फार्मिंग करें तो जब फार्मिंग टर्म्स जो कॉन्ट्रैक्ट की होंगी वो जाहिर है वही बनाएंगे जिनकी बार्गेनिंग स्ट्रेंथ ज्यादा है, जिनकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। और अगर कॉन्ट्रैक्ट के वायलेशंस भी होते हैं तो उनके पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं कि उस लड़ाई को, लीगल लड़ाई को जीतने के। ठीक है, अच्छा अब यहां गवर्नमेंट का रोल होता है अगेन, जिसको कहते हैं कि गुड गवर्नेंस।
कि गवर्नमेंट ये भी इंश्योर करे कि जो कॉन्ट्रैक्ट लिखे जा रहे हैं वो फेयर हैं कि नहीं, वो वन साइडेड तो नहीं है। जैसे एक बहुत पहले मैंने एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, कभी 70s या 80s की बात होगी, व्हेन आई वाज स्टूडेंट, अक्सर मैं सुनते थे जब मैं बीए कर रहा था या एमए कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, कि साहब वो जॉब तो मिल रहा है लेकिन 2 साल का बॉन्ड भरवा रहे हैं। तो मैं ये सब समझ में नहीं आती थी, बॉन्ड भरवाने का क्या मतलब है। तो मैं पहले तो यही नहीं मालूम था बॉन्ड होता क्या है। फिर पता चला बॉन्ड इस बात का होता है कि हमें उन्होंने जॉब दिया और 2 साल का बॉन्ड दिया है कि 2 साल तक हम उनकी कंपनी छोड़ के नहीं जाएंगे, इस उनकी शर्तों पे इस पे काम करते रहेंगे। तो वो चल रहा था। अब एक केस आया जिसमें कोई बंदा छोड़ के जाने वाला होगा, उसका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, 3 साल का बॉन्ड भर के आए थे, वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रिंसिपल के ऊपर उसको कॉन्ट्रैक्ट को ही नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया कि ये कॉन्ट्रैक्ट ही फेयर नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट को फेयर होने के लिए दोनों आदमियों की पोजीशन एक होनी चाहिए। उस आदमी के पास जिसके पास जॉब नहीं है, वो आपका जॉब के लिए आ रहा है, उसके पास ऑप्शन क्या है बल्कि टू साइन ऑन द डॉटेड लाइन, तो जो भी टर्म रख दोगे साइन कर देगा उसके ऊपर। तो यहां गवर्नमेंट का काम शुरू होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं हर मामले में कोर्ट ही देखे आके कि फेयर था कि नहीं था। गवर्नमेंट देखे कि कॉन्ट्रैक्ट में इस तरह की चीजें तो नहीं है और गवर्नमेंट को इस पे काम करना पड़ेगा। ये है गवर्नेंस। गवर्नेंस वो नहीं है जो टेलीविजन पे दिखाई जाती है। गवर्नेंस ये है कि गवर्नमेंट इसको देखे। यानी गवर्नमेंट का काम क्या है बेसिकली? गवर्नमेंट का काम तो बेसिकली पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करना है या मेरिट गुड्स। दूसरा काम गवर्नमेंट का यह भी है कि जो मार्केट है, मार्केट का मतलब जहां बायर और सेलर कॉन्टैक्ट में आ रहा है, यहां भी बायर सेलर हैं, 2 पार्टियां, तो उन दोनों के बीच में एक फेयर ट्रांजैक्शन हो, यानी कोई पार्टी किसी दूसरी पार्टी को अनफेयरली ट्रीट ना कर सके। ये गवर्नमेंट का काम है। तो गवर्नमेंट इस चीज को रेगुलेट करे तो ठीक है। अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के भी वो हैं मिक्स्ड, वो हैं, कहीं पर बहुत ज्यादा फायदा है, कहीं पर फायदा नहीं हुआ लोगों को। और जाहिर है जब कॉन्ट्रैक्ट जो हैं उसमें डिस्प्यूट्स होंगे तो डिस्प्यूट्स कैसे रिजॉल्व होंगे, तो वो तो आप जानते ही हैं कि जो छोटा किसान है। अव्वल तो एक बात और है, जो भी कंपनीज आती हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं कॉन्ट्रैक्ट में, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करती हैं, चाहे वो राइस करा रही हो, जो कैप्सिकम ले रही हो, या आपको पोटैटो ले रही हो, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, चिप्स बना रही हैं, ये कर रही हैं, क्योंकि पैसा तो उससे वही कमा रही है ना। तो वो उनके टर्म्स पे करने के लिए आपके फार्म का एक पर्टिकुलर साइज होना चाहिए, वरना वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं होती हैं। एक ये भी प्रॉब्लम है, इसका भी कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा कि कैसे इसको हैंडल करें। तो बहरहाल ये मेरी कुछ राय थी करंट क्राइसिस के ऊपर, और ख़ास तौर से जो था सामने वो एमएसपी का था कि एमएसपी विद सर्टेन कंडीशन। वो कंडीशन में क्या है कि कंडीशन फार्मर्स के ऊपर, के रोटेशन ऑफ क्रॉप का, और गवर्नमेंट के ऊपर इस बात की वो कि अश्योर्ड परचेज होगी, यानी अगर मार्केट में नहीं बिक पाए तो गवर्नमेंट खरीदेगी। ठीक है। दूसरी चीज कॉन्ट्रैक्ट की है कि गवर्नमेंट जो है गवर्नेंस में कॉन्ट्रैक्ट को फेयर बनाने की कोशिश करे। तो गाइस, थैंक यू वेरी मच।